हेलो एवरीवन। तो आज बेटा हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1 किसका? इंडियन इकोनॉमी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 1, द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आजादी से पहले इंडिया की क्या कंडीशन थी। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आजादी से पहले इंडिया की क्या कंडीशन थी, द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चैप्टर 1 की इंडियन डेवलपमेंट में, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आजादी से पहले इंडिया की कंडीशन क्या थी। ठीक है, तो आजादी से पहले सबको पता है कि ब्रिटिशर्स का राज था। किसका राज था? ब्रिटिशर्स का राज था। ठीक है, यानी ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए थे? ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे 23 जून 1757 को। ठीक है, जो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ प्लाजे, क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लाजे। कब भैया, कब हुई थी लड़ाई? 1757 में। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस किससे हुई थी? बंगाल के राजा थे सिराजुद्दौला खां। क्या नाम था उनका? सिराजुद्दौला खां से। कब हुई थी? 23 जून 1757 को। ठीक है, जब बैटल ऑफ प्लाजे, याद रखिएगा बैटल ऑफ प्लाजे कब हुआ था भैया? 1757। तो ब्रिटिशर्स, हम अंग्रेजों के गुलाम कब तक रहे थे? 1757 से लेके 1947 तक। वैसे तो 190 ईयर कहते हैं, ठीक है, बट राउंड फिगर में हम 200 साल कहते हैं। वैसे जो हम गुलाम रहे थे वो 190 साल रहे थे, लेकिन जो राउंड फिगर में हम बात करते हैं, कभी ऑप्शन में आता है तो 200 ईयर आता है। कितना आता है? 200 ईयर। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लाजे कब हुआ था? 1757 में। ठीक है, लड़ाई किससे हुई थी? सिराजुद्दौला खां। ठीक है, ईस्ट इंडियन कंपनी यानी जो ब्रिटिशर्स थे। अब बात करने वाले हैं बेटा हम इसके अंदर बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिशर्स के आने से पहले, यानी 1757 से पहले इंडिया की इकोनॉमी क्या थी? 1757 से पहले यानी जब अंग्रेज नहीं आए थे उस समय, उससे पहले, यानी जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले हम कैसे रहते थे उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बस 3 चीजें आपको याद रखनी है। प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी, ठीक है, आरिगन इकोनॉमी एंड वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो इसमें हम क्या बात करने वाले हैं? बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तब इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। सबसे पहले प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी। क्या थी? प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी। प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इंडिया वाज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर था, किसी दूसरी कंट्री के ऊपर कोई निर्भर नहीं थे हम। ठीक है, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड द फॉलोइंग। देखो सबसे पहले बात याद रखना है कि जो प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी होती है, प्रॉस्पेरियस का मतलब क्या था? कि हम सेल्फ रिलायंट थे, आत्मनिर्भर थे, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं थे। हम खुद क्या थे? खुद पे निर्भर थे, दूसरी कंट्री पे हम निर्भर नहीं थे। दूसरा है जी एरिगन इकोनॉमी। एरिगन इकोनॉमी का मतलब होता है बेटा कि हम पूर्ण रूप से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे। कब? जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे। ठीक है, पूर्ण रूप से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, मस्त खेती करते थे और मस्त खाते थे। एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द मोस्ट पीपल एंड एंगेज्ड अबाउट द 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी करीब 70% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, इंडिया का नियरली 70% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे। अभी तक कितनी इकोनॉमी के बारे में बात करी? 2। सबसे पहले क्या बताया? प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी। प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी का मतलब क्या था? हम सेल्फ रिलायंट थे, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, जो ना आज हमारे मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, है ना, आत्मनिर्भर बनिए। ठीक है ना, फॉरेन पे डिपेंडेंट मत होइए, है ना, इंडिया में चीजों को बनाइए और यहाँ पे यूज करिए, किसी दूसरी कंट्री के गुड्स पे यूज मत होइए। ठीक है, तो उस समय हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पेरियस थी, हम सेल्फ रिलायंट थे। ठीक, दूसरी मैंने बात करी एरिगन इकोनॉमी। एरिगन इकोनॉमी का मतलब क्या है? एरिगन इकोनॉमी का मतलब होता है कि इंडिया नियरली 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लियर? अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। उस समय इंडिया में बहुत जानी मानी इंडस्ट्रीज थी।
ठीक है। एक कॉटन आया करता था उस समय, ठीक है, जो कि बंगाल में बंगाल की उस समय की जो अभी राजधानी ढाका है वहां पे वो कंपनी थी, ठीक है। वहां से पूरे देश विदेश में हमारे यहाँ से जाया करता था, ठीक है ना, कॉटन वगैरह ये पूरे देश विदेश में हमारे यहाँ से जाता था। उस समय इंडिया में वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, जो हाथों से चीजों को बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट। India was also known for its handicraft industries in the field of the cotton and the silk textile, metal and the precious stone work, etc. Handicraft product enjoyed a worldwide market due to its, यानी इनकी वजह से, कॉटन की वजह से, जूट की वजह से, सिल्क की वजह से बहुत नामी जानी कंपनियां थी। यानी यहाँ का इंडिया का प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पूरे देश विदेश में जाया करता था, ठीक है ना। कब? बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे। ये उस समय की कहानी बता रहा हूं बेटा मैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मैंने 3 बातें बताई, यानी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे उस समय के बारे में बात करी हमने। 3 चीज याद रखनी है। पहला क्या याद रखना है? प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी, यानी सेल्फ रिलायंट थे। दूसरा क्या याद रखना है? एरिगन इकोनॉमी, यानी most of the population is depending on the agriculture sector, and the third is well known handicraft industries। तो तीनों बातें क्लियर हैं आप लोगों को? चलो अब आगे चलते हैं। causes for stagnation of Indian agriculture during colonial period, यानी कहने का मतलब ये है कि भाई जब अंग्रेज आए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, जो अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, इंडियन डेवलपमेंट आपके समझ में तब आएगा बेटा जब आप सोचेंगे कि अच्छा ऐसा हुआ था और क्या क्या हो सकता था, क्या क्या होना चाहिए था। जब तक आप इंडियन डेवलपमेंट, तब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे जब तक आप सोचेंगे नहीं। क्लियर है एकदम, ठीक है। और इंडियन, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी स्टैग्नेशन का मतलब होता है रुकना, ठीक है, यानी एग्री या खराब होना। तो भाई एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कैसे खराब हुआ, यानी हमारी जो खेती बाड़ी थी, एग्रीकल्चर सेक्टर था, वो कैसे खराब किया, किसने? ब्रिटिशर्स ने। बहुत मजा आने वाला है अब टॉपिक में, ध्यान से पढ़ना। देखो सबसे पहले देखो, ये मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाई हुई है, देखो ये देख रहे हैं, ये ब्रिटिशर्स वगैरह खड़े हैं लगान के लिए, है ना। अभी पढ़ते हैं फटाफट। सबसे पहला लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या है? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम को बेटा हम जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमींदारी सिस्टम, ठीक है ना, जमींदारी सिस्टम। दूसरा है बेटा कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अभी हम इन टॉपिक को अलग अलग भी पढ़ने वाले हैं, बोर्ड में भी ये टॉपिक इसमें से आ सकता है, स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। अभी आपके प्री बोर्ड सॉरी अभी आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन वगैरह भी चल रहे होंगे, तो उसमें भी पूछ सकता है, ठीक है। अभी हमने सबसे पहले क्या बताया? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अभी एक एक करके अलग अलग इस टॉपिक को भी समझेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी और स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन सब के बारे में हम अलग अलग करके बात करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले बेटा हम समझ लेते हैं जरा लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम के बारे में बात करें तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। एक्चुअली जमींदारी सिस्टम जो लेके आया था ना, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था, याद रखिएगा। कौन लेके आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था, ठीक है। अब जमींदारी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था किसका? स्टैग्नेशन का एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अच्छा, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो आप घर में सबसे छोटे हो और आपका एक बड़ा भाई भी है। बात करते हैं, अभी मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा, आराम से समझना। मान लो आप घर में सबसे छोटे हो, ठीक है, और
आपके पिताजी ने ये ऑर्डर दे दिया है आपके बड़े भाई को कि छोटे को जितना कूट सकते हो कूटो, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? पिटना है, या तो तब तक चुप रह सकते जब तक आप सक्षम ना हो, नहीं तो पिटना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना। तो यही सेम कुछ इंडिया के साथ भी हुआ था। सर कैसे, देखना जरा यहां पे। भाई गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स ने किसको बोला? जमींदार को। अब जमींदार ने किसको बोला? फार्मर से। लगान किसको भरना पड़ रहा है? फार्मर को। अच्छा, फार्मर अगर जाए भी तो किसके पास जाएगी? पुलिस के पास। और पुलिस किसकी है भाई? पुलिस किसकी है भाई? ब्रिटिशर्स की। अब फार्मर के पास ऑप्शन क्या है? या तो आप इतने शक्तिशाली हो कि आप पूरी पुलिस से लड़े, पूरी गवर्नमेंट से लड़े, और आप इसमें सक्षम नहीं है। जब आप इसमें सक्षम नहीं है तो दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, तो लगान तो पेड करना पड़ेगा। बात समझ में आई? कंडीशन क्या है? गवर्नमेंट किसकी? ब्रिटिशर्स की। जमींदार, और लगान के लिए किसने बोला? ब्रिटिशर्स ने। किसको बोला? जमींदार को। अब अगर जमींदार फार्मर को मारे पीटे तो पिटना पड़ेगा, दूसरा उसके पास ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, तो जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम है ना, जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं? एक तो जमींदारी सिस्टम याद रखना है, और एक बात और याद रखनी है कि जमींदार क्या करते थे, जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट क्या करते थे, लगान कलेक्ट करते थे इन अ फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है, जरा पढ़ के देखता है। The most important reason for the stagnation in agriculture sector was the introduction of जमींदारी system by the colonial government. ठीक है, अब under this system, इस system के अंदर profit acquiring out of the agriculture sector went to the जमींदार in the form of लगान। यानी जमींदार जो कलेक्ट करते थे प्रॉफिट के फॉर्म में, किससे? फार्मर से। क्या कलेक्ट करते थे? लगान। क्या कलेक्ट करते थे? लगान लेते थे उनसे, है ना। आपने देखा भी होगा लगान मूवी वगैरह, उनसे क्या लिया जाता था? लगान। ठीक है, अब देखते हैं। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वाज ओनली द कलेक्ट लगान रिगार्डलेस टू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेशन। यानी इसका मतलब सिंपल सा है कि जो जमींदार थे वो फार्मर से क्या कलेक्ट किया करते थे बेटा? लगान लिया करते थे। ठीक है, आप दो पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। सबसे पहला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कह दो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि भाई जो मेन वो कलेक्ट किया करते थे जमींदार फार्मर से, क्या कलेक्ट करते थे बेटा? लगान। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। किसमें? लैंड सेटलमेंट सिस्टम में, याद रखिएगा। ठीक है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम को कौन लेके आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था। ठीक है, अब अगला है जी हमारा कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या है? कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब पहले समझते हैं कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में उन्होंने क्या कर दिया ब्रिटिशर्स ने? एक कर दिया जी फूड क्रॉप्स, एक है जी कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स का तो मतलब वही हो गया बेटा आपका गेहूं, आटा, चाल, जो भी हम गेहूं वगैरह धान वगैरह उगाते थे वो तो फूड क्रॉप हो गए। कैश क्रॉप्स का मतलब हो गया जी इंडिगो, जूट, कॉटन वगैरह। अब ब्रिटिशर्स ने फार्मर से कहा एक काम करिए आप लोग, भाई कैश क्रॉप उगाओ, आप लोग इंडिगो उगाओ, आप लोग जूट उगाओ, कॉटन उगाओ। ठीक है, यानी उनसे बोल दिया गया कि अगर आप कैश क्रॉप उगाते हैं तो आपसे लगान नहीं लिया जाएगा, आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, आपको नहीं मारा पीटा जाएगा। ठीक है, आप क्या करो? कैश क्रॉप बनाओ। सर क्यों? उन्होंने क्यों बोला ब्रिटिशर्स ने? ब्रिटिशर्स ने इस वजह से बोला ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल इकट्ठा करे, यानी ज्यादा से ज्यादा कॉटन, जूट, सिल्क, इंडिगो वगैरह इकट्ठा करे, और इकट्ठा करके कहां ले जाए? ब्रिटिश। कहां ले जाए? ब्रिटिश ले जाए। बात समझ में आया? उन्होंने फार्मर से क्या बोला कि अगर जो भी कैश क्रॉप वगैरह उगाएगा उससे हम लगान नहीं लेंगे। ठीक है, हम बहुत कम लगान लेंगे, तो लेंगे नहीं, आप क्या उगाओ? कैश क्रॉप उगाओ।
ठीक है, ताकि वो फार्मर से क्या करता था, रॉ मटेरियल इकट्ठे कर ले और कहां ले जाए, ब्रिटिश। ठीक है, कहां ले जाए, ब्रिटिश। इंडिया का 50%, नियरली 50% तक का रॉ मटेरियल सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन लेके जाता था। अभी हम ये भी पढ़ेंगे मोनोपोली कंट्रोल, अभी आगे वाले टॉपिक में फॉरेन ट्रेड वगैरह हम पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज और क्रिएट हो गई, एक मार्केट क्रिएट हो गई। ब्रिटिशर्स ने करा तो कुछ और, लेकिन यहाँ पे एक मार्केट भी क्रिएट हो गई। क्यों? पहले सब लोग क्या करते थे, सिर्फ फूड क्रॉप उगाते थे, अब क्या उगाने लगे, कैश क्रॉप। अगर आप कुछ लोग कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट हुए हैं, किसकी तरफ, कैश क्रॉप की तरफ अगर शिफ्ट हुए, तो उससे क्या बन गई, एक मार्केट, है ना। मार्केट कैसे बनी, क्योंकि जो फूड क्रॉप नहीं उगाते थे उनको फूड क्रॉप खरीदना पड़ता था, है ना। जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, ये सारी चीजें उनको क्या करना पड़ता था, इंडिगो वगैरह खरीदना पड़ता था। और जो कैश क्रॉप उगाते थे वो फूड क्रॉप खरीद लेते थे, और जो फूड क्रॉप उगाते थे वो कुछ कैश क्रॉप भी खरीदा करते थे। अब जरा पढ़ते हैं, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस प्रोडक्शन ऑफ द crops for the sale in the market, जो बात अभी मैंने यहाँ पे करी, rather than the for self consumption. During the British rule, farmers were given the higher price for the producing cash crops, यानी जो भी कैश क्रॉप्स उगाता था उसको ज्यादा पैसे मिलते थे, like cotton, jute. However, in this did not improve the economic condition of the farmer of the producing food crops. They were producing cash crops which were to be ultimately used in the British industries, जो की बात अभी हमने करी थी। ब्रिटिश रूल प्रमोटेड शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्स, जो बात अभी हमने करी। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया में लोग ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप उगाएं और हम उनको कलेक्ट करके कहां ले जाएं, ब्रिटिश ले जाएं। कहां ले जाएं, ब्रिटिश ले जाएं, ताकि वहां ले जाके हम ज्यादा से ज्यादा फिनिश गुड्स बनाएं और वापस इंडिया में बेच दें। अभी हमें सारी कहानी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आपके समझ में आया। उन्होंने क्या कर दिया, एक फूड क्रॉप, एक कैश क्रॉप। ठीक है, उन्होंने क्या प्रमोट किया, किसको प्रमोट किया, कैश क्रॉप को प्रमोट किया। ब्रिटिशर्स क्या प्रमोट कर रहे थे, कैश क्रॉप को प्रमोट कर रहे थे। इंडिया वालों से कह रहे थे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या उगाओ, कैश क्रॉप उगाओ, फूड क्रॉप मत उगाओ, कैश क्रॉप उगाओ, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल ब्रिटेन ले जा सके। बात समझ में आई? ठीक है, हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें नोट्स का, है ना, और उतार लिया करें अपनी कॉपी में, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है जी लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कितने पॉइंट लिखने हैं, 4। अभी हमने बात करी थी ना पीछे, कौन कौन से पॉइंट लिखना है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी और स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने 2 पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़े, लैंड सेटलमेंट सिस्टम पढ़ा और दूसरा क्या पढ़ा, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ा। तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं आज हम, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब भाई लो लेवल तो होनी है प्रोडक्टिविटी, क्यों, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो हमें कुछ प्रोवाइड ही नहीं करवा रहे थे, कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवा रहे थे। ठीक है, इट मींस आउटपुट पर हेक्टर ऑफ द लैंड वाज एक्सट्रीमली लो, यानी पर हेक्टर ऑफ जितना भी आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा था, बहुत लो था। इंडियाज प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो despite large area under the cultivation. लो लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी, सबसे पहली बात क्या थी, टेक्नोलॉजी बिल्कुल लो लेवल की थी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। लैक ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स की कमी थी। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज की कमी थी। लीड्स टू द लो लेवल ऑफ द प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इन कारणों की वजह से ब्रिटिशर्स के टाइम पे प्रोडक्टिविटी नहीं होती थी। प्रोडक्टिविटी ना होने का कारण क्या क्या है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। ठीक है, और क्या है, लैक ऑफ फर्टिलाइजर, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। ठीक है, क्या क्या याद रखना है आपको, किन कारणों की वजह से लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी हो रही थी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ फर्टिलाइजर, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज लीड्स टू द, इन कारणों की वजह से जो प्रोडक्टिविटी हो रही थी वो बहुत कम हो रही थी। ठीक है, अभी तक हमने कितने पॉइंट्स पढ़े, 3।
सबसे पहले क्या पढ़ा, लैंड सेटलमेंट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज जमींदारी सिस्टम। और क्या बताया कि वो क्या कलेक्ट करते थे, लगान। दूसरा क्या बताया, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उसमें क्या बताया, उसमें मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स कैश क्रॉप को प्रमोट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या उगाएं, कैश क्रॉप उगाएं, यानी कॉटन, जूट, सिल्क वगैरह ज्यादा से ज्यादा आप उगाएं। ठीक है। तीसरा क्या पढ़ा, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि भैया हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटीज की कमी थी, फर्टिलाइजर्स नहीं थे, यानी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ फर्टिलाइजर एंड लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। ठीक है, क्लियर है तीनों। देखो पहले हम ऐसे दो क्या कहते हैं, बैलों के सारे खेत जोता करते थे ना कोई ट्रैक्टर ना कुछ, उस समय कुछ भी नहीं हुआ करता था। स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी बेटा ये जो गुल्लक में पैसे दिख रहे हैं ना, इन पैसों की कमी थी, इन पैसों की क्या थी, कमी थी, है ना। यानी फार्मर्स को, अब देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप किसानों को पैसा नहीं दोगे तो वो पूर्ण रूप से किस पर डिपेंडेंट होंगे भाई, रेनफॉल पे डिपेंडेंट होंगे। अगर बारिश अच्छी हुई तो ठीक है, बारिश अच्छी नहीं हुई तो अनाज खराब हो गए। अब अनाज खराब हो गए तो वो क्या करेंगे, वो इधर उधर से उधार लेंगे, किसी ने दे दिया तो अगली बार खेती फिर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यानी भाई पैसों की कमी, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। There was an investment made by anyone in agriculture sector. Farmers depend upon the rainfall. Farmers किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थे। There were no irrigation facilities and no technology used in agriculture. This is leads to the scarcity of investment. यानी ना तो कोई इरिगेशन फैसिलिटीज थी, ना कोई टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, यानी पूर्ण रूप से उनके पास किस चीज की कमी थी, पैसों की कमी थी। ठीक है, किस चीज की कमी थी भाई, पैसों की कमी थी, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमने चारों पॉइंट पढ़ लिए इसके, हमने चारों पॉइंट पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या पढ़ा, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो क्या लिखेंगे इसके आंसर, 4 पॉइंटों में लिखना है। पहला, लैंड सेटलमेंट सिस्टम को डिफाइन कर देना, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लिख देना, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम के 3 पॉइंट इनफ होंगे, 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो बहुत आराम से क्वेश्चन बनाना। लैंड सेटलमेंट सिस्टम में आप क्या लिखोगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जमींदारी सिस्टम, ये लिख देना। द मेन, देखो सिंपल सी चीज है, द मेन रीजन, the most important reason for the stagnation of agriculture sector during the British rule is introduction of जमींदारी सिस्टम। और वो क्या कलेक्ट करते थे जमींदार, एक टैक्स के फॉर्म में लगान कलेक्ट किया करते थे। ये तो हो गया जी लैंड सेटलमेंट सिस्टम। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी वो क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे ब्रिटिशर्स किसको, कैश क्रॉप को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, कह रहे थे भैया कैश क्रॉप उगाइए। ठीक है, तीसरा क्या है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ फर्टिलाइजर, इन सब कारणों की वजह से लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी हुई। स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, भाई किसानों के पास पैसों की कमी। अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर को खत्म करने के बाद, यानी ब्रिटिशर्स ने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे खत्म किया, इसको पढ़ने के बाद अब हम आए हैं अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ कि उन्होंने हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे खत्म किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर उन्होंने कैसे खत्म किया, इसके बारे में आज बात करते हैं। बहुत आराम से देखना उन्होंने क्या दिमाग लगाया, कैसे उन्होंने दिमाग लगा के बिल्कुल खत्म किया उन्होंने हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो भाई, ये मान लेते हैं इंडिया, ये ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स ने बोला कि इंडिया अपना रॉ मटेरियल जब ब्रिटिश को देगा तो टैक्स फ्री, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री है। ठीक है, यानी अगर हम सामान, हम अपना रॉ मटेरियल अगर किसको बेचते हैं, ब्रिटिश को, तो क्या होगा, टैक्स फ्री, उस पर कोई टैक्स नहीं है। यानी अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो वो 100 रुपए में ही जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, कहां पे, ब्रिटिश में, किस पे, रॉ मटेरियल। ठीक है,
फिर ब्रिटेन ने बोला कि अगर हम अपना फिनिश्ड गुड्स इंडिया में भेजते हैं तो वो भी टैक्स फ्री होगा, वो भी क्या होगा, टैक्स फ्री। अगर हम अपना रॉ मटेरियल दे तो टैक्स फ्री, और ब्रिटिश अपना फिनिश गुड्स दे तो टैक्स फ्री। अब यहां पे देखना, दिमाग लगाना जरा, रॉ मटेरियल किसका, इंडिया का। अब यही सामान वो कहां ले गए, ब्रिटिश ले गए, और इनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, किसके पास, ब्रिटिशर्स के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी का, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मशीनें थी, ठीक है, उससे क्या करा उन्होंने, फिनिश गुड्स बनाया, और वो फिनिश गुड्स लाके कहां भेज दिया, इंडिया में। अब समझना, अगर इंडिया अपना हैंडीक्राफ्ट यानी जो इंडिया फिनिश गुड्स बना रहा है उस पे इन्होंने हाई टैक्स कर दिया, यानी अगर इंडिया का कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है, वो बाहर जा रहा है तो वो 180 रुपए का बिकेगा, जो कि इंडिया में कितने का बिक रहा है, 100 रुपए का। बाहर जाएगा तो कितने का बिक रहा है, 180 रुपए का। अच्छा, अगर ब्रिटिश अपना फिनिश गुड्स बेच रहा है तो टैक्स फ्री, और अगर हम अपना प्रोडक्ट बाहर बेच रहे हैं तो उस पर हाई टैक्स। और ब्रिटिश जो सामान बेच रहा है वो किससे लेके जा रहा है, रॉ मटेरियल हमसे लेके जा रहा है, यानी कॉटन, जूट, सिल्क तो हमसे लेके जा रहा है, और हमारे ही रॉ मटेरियल से वो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके, मशीनों का यूज करके फिनिश गुड्स में बना के वो हमारे ही देश को बेच दे रहा है। और जो हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट यानी हाथों से जो सामान बनाते थे, हम जो सामान अपने हाथों से बनाया करते थे वो सारा बिक ही नहीं रहा है। क्यों, वो थोड़ा कॉस्टली होता था, हाथों से बना रहे हैं, टाइम ज्यादा लगता था, और ये लोग बहुत इजी सामान बना लेते थे मशीनों वगैरह का यूज करके। यानी एक शर्ट आपके पास 100 रुपए की है और एक आपके पास 140 रुपए की है, ठीक है, तो आप किसको लेंगे, 100 वाले को तो लेंगे, 140 वाले को तो आप डिनाई कर देंगे, ठीक है। तो इंडिया का जो सामान था वो थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा था, ब्रिटिशर्स का सामान थोड़ा सस्ता था। क्यों, क्योंकि वो एक तो हमसे चीप रेट में रॉ मटेरियल ले जाते थे, और चीप रेट में रॉ मटेरियल ले जाने के बाद ब्रिटिश में जाके फिनिश गुड्स बना के इंडिया को बेच देते थे, और जब वो अपना सामान इंडिया लेके आते थे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि वो क्या था, टैक्स फ्री था। बात समझ में आया, बिल्कुल चक्री घुमा दी थी उन्होंने, ठीक है। अब जरा पॉइंट्स को पढ़ते हैं फटाफट। इंडस्ट्रियल सेक्टर, देखो यही लिखा होगा इसमें भी, ठीक है। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। जो बात हमने करी थी, यानी ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया बहुत जाना माना जाता था, किसमें, हैंडीक्राफ्ट के मामलों में, ठीक है। बट द ब्रिटिश रूल एक्सप्लॉइट अवर इंडस्ट्रीज, उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। These are the following points to explanation how the Britishers, कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म करा, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फटाफट से बात करते हैं जरा। सबसे पहले वही बात जो भी हमने करी थी, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। कैसे, वही फॉर्मूला जो भी बताया था। द प्राइमरी मोटिव ऑफ द ब्रिटिशर्स is to get the raw material from India, यानी रॉ मटेरियल किससे ले, इंडिया से ले, किस पे ले, चिपर प्राइस पे ले, यानी सस्ते रेटों पे ले, ठीक है। यानी इंडिया से वो सस्ते रेटों पे क्या ले आता था, रॉ मटेरियल ले जाता था, ठीक है। वही तो लिखा है, द प्राइमरी मोटिव ऑफ द ब्रिटिशर्स इज टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चिपर प्राइस एंड ब्रिंग फिनिश गुड्स, और क्या बनाता था, फिनिश गुड्स, कहां पे, ब्रिटेन में, जो बात अभी करी थी। They want to promote Britain finished goods in India and went to the exploit handicraft, यानी हमारे ही देश से सामान ले जाके सस्ते रेटों पे अपने देश में टेक्नोलॉजी का यूज करके, मशीनरीज का यूज करके, ठीक है, थोड़ा सस्ता में, थोड़े सस्ते में सामान को बना के वापस से इंडिया में बेच देता था, और उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, ठीक है। दे मेड द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जो बात अभी हमने करी थी, ठीक है। दे उसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी, जो भी मैंने बताया था ना अभी यहाँ पे, कि अगर हम सामान बेचे रॉ मटेरियल तो टैक्स फ्री, वो दे तो
टैक्स फ्री, और अगर इंडिया अपना फिनिश गुड्स बना के बेचे तो हाई टैक्स। दिस पॉलिसी अलाउड्स फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, यानी इंडिया से फ्री में जाएगा रॉ मटेरियल, फ्री इंपोर्ट ऑफ द फाइनल गुड्स, और उनका फाइनल गुड्स फ्री में, मतलब टैक्स फ्री इंपोर्ट होगा, कोई पैसा उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट द हैवी ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, और अगर इंडियन हैंडीक्राफ्ट उस चीज को बनाता तो उस पर बहुत ज्यादा हैवी टैक्स उन्होंने लगा दिया था। बात समझ में आई? यानी इंडिया का ही रॉ मटेरियल ले जाते थे कहाँ, ब्रिटेन, और वहां क्या करते थे ब्रिटेन ले जाके, फिर भाई ब्रिटेन ले गए, अब वहां क्या करते थे कि इंडिया का रॉ मटेरियल ले गए ब्रिटेन, वहां बहुत सस्ते रेटों पे यहाँ से ले गए, अब वहां पे उन्होंने सामान बनाया, बना के वापस इंडिया में बेच दिया। बात समझ में आई? पहला तो पॉइंट ये था, पहला क्या लिख दोगे, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। दूसरा है जी एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, यानी जैसे ही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट हुआ, यानी उन्होंने जो भी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा के उन्होंने जैसे हमारा हैंडीक्राफ्ट को खत्म किया, उसके बाद क्या कहानी हुई कि बहुत ज्यादा हाई एम्प्लॉयमेंट होने लगा, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा। डिक्लाइन इन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लीड्स टू बी द अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ मास स्केल, people shift to the agriculture and there was overcrowding in agriculture, यानी जैसे ही हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हुआ, पीपल यहां से कहां चले गए, एग्रीकल्चर की तरफ चले गए। कहां चले गए? एग्रीकल्चर की तरफ चले गए, और वहां बहुत ज्यादा क्या हो गया, क्राउड हो गया। ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल को उन्होंने, सॉरी हमारे इंडस्ट्रियल को उन्होंने खत्म किया और ये लोग शिफ्ट हो गए उधर। इंपोर्ट ऑफ द फिनिश गुड्स, यानी अब हम क्या करने लगे, फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करने लगे। क्या करने लगे बेटा? फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करने लगे और एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल करने लगे और बाहर से फिनिश गुड्स मंगाने लगे, यानी अब हम उनके फिनिश गुड्स पर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हो गए थे। ठीक है, बात समझ में आई? अगला है जी लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। इंडिया में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा क्या थी, कमी थी। देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज टू प्रमोट द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, टूल्स एक्सेट्रा, भाई इंडिया में मशीनों की कमी थी। इंडिया में किस चीज की कमी थी? मशीनों की कमी थी। ठीक है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा कमी थी। ठीक है, Britishers wants Indian dependency on the Britain goods, so they did not trying to improve industrialization. वो इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन इंप्रूव ही नहीं करना चाहते थे। कौन? ब्रिटिशर्स। वो चाहते थे कि इंडिया पूर्ण रूप से हमारे ऊपर क्या रहे, डिपेंडेंट रहे। यानी ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया ब्रिटिश के ऊपर पूर्ण रूप से क्या रहे, डिपेंडेंट रहे। बात समझ में आई? क्लियर है? बात समझ में आई कि इंडस्ट्रियल सेक्टर उन्होंने हमारा कैसे खत्म किया? क्लियर है बेटा? जैसे मैं समझा रहा हूं ऐसे इन पॉइंट्सों को लिखना भी है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर की 2 वीडियो लेके आऊंगा, एक पार्ट 1, दूसरा पार्ट 2। पार्ट 1 में इंडस्ट्रियलाइजेशन तक ही रहेगा, पार्ट 2 में इंडस्ट्रियलाइजेशन के आगे कैसे उन्होंने फॉरेन ट्रेड खराब किया, रेलवे कैसे आया, क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट रहा, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। लो कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, भाई जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो लो कंट्रीब्यूशन ही करेगा जीडीपी में। क्यों? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म ही हो गया। जब हैंडीक्राफ्ट ही खत्म हो गया और हमारे पास हैंडीक्राफ्ट ही था, ठीक है, वही खत्म हो गया, तो फिर जीडीपी में क्या ही कंट्रीब्यूट करेंगे ये, है ना? यानी ड्यू टू द लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी होने की वजह से दे कंट्रीब्यूट, जीडीपी वाज वेरी लो। पब्लिक सेक्टर का बहुत ज्यादा लिमिटेड रोल रहा। There was a limited role in a public sector. This leads to the backwardness of industrial sector. The public sector operate only a railway, power generation, communications, ports and the कुछ other department इनके अंदर था। यानी जो पब्लिक सेक्टर का रोल था वो क्या था, बहुत ज्यादा कम था। बात समझ में आ गई? यानी पब्लिक सेक्टर का रोल क्या था बेटा, बहुत ज्यादा कम था। तो आज जो टॉपिक हमने पढ़े, हमने 2 चीजें पढ़ी। पहला हमने पढ़ा कि कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को खत्म करा, दूसरा हमने पढ़ा कि कैसे उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को खत्म किया।
तो एग्रीकल्चर को कैसे खत्म करा, यानी स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने 4 पॉइंट पढ़े। क्या क्या पढ़ा? लैंड सेटलमेंट सिस्टम पढ़ा, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ा, और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ा, और लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पढ़ी। ठीक है, उसके बाद हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या क्या पढ़ा बेटा? इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने पढ़ा सबसे पहले डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, एडवर्स इफेक्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, और लो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, और लिमिटेड रूल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो आज के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंडियन डेवलपमेंट की।